वेलकम बैक। अच्छा, इसमें सिराज कासिम तेली साहब ये फरमाइएगा कि चूँकि आप बिजनेसमैन ग्रुप को भी हेड करते हैं, अब पाकिस्तान जो है, मैं ज़रा ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ कि ज़रा आपका क्या इस पे आता है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इस मुल्क की इक्तिसादियात जो है वो ज़राअत पर मबनी होनी चाहिए थी। अलमिया ये है कि चीनी की बात करो तो हुकूमत कहती है हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जो चीनी की मिलें दे दें वही रिकॉर्ड है। अच्छा, इसमें अगर गंदम की बात करो तो वो उतना ही रिकॉर्ड है जितना पास्को ने ख़रीदा हुआ है। अब उसके बाद जब हम ये कहते हैं कि जी हम दूध पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है, कोई ये तो समझा दे कि इस दावे की बुनियाद क्या है। हुकूमत से पूछो तो उनके पास कुछ नहीं है, अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो 2 मल्टीनेशनल कंपनीज के पास है जो यहाँ पे दूध का कारोबार कर रही हैं। देखिए, बात ये है कि मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि हुकूमत के पास हर किस्म का रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड है, और वहाँ ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करती है। एक बात तो आप ये समझ लेना, ये मुल्क को ये पॉलिटिशियंस नहीं चलाते, ये फौज नहीं चलाती, ये ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स बिजनेस कम्युनिटी से या एग्रीकल्चरिस्ट से या पॉलिटिशियन से मिल के चलाते हैं। वो इस तरह चलाते हैं कि रिकॉर्ड कितना दिखाना और कितना ना दिखाना। और ये बात बिल्कुल गलत है, इनको पता नहीं है, ये सब पता भी है और सारा रिकॉर्ड भी है। मगर मसला ये है कि इनको अपने जाती मफादात की वजह से प्राइसिंग करानी है। अब जैसे शुगर का स्कैंडल हुआ या आपके जितने भी गंदम का स्कैंडल हुआ, अब ये सारे आ तो गए मगर अभी तक एक का फैसला नहीं हुआ। इसी तरह इंडस्ट्री के साथ भी ये करते, एग्रीकल्चर के साथ भी ये करते, फिर एक्सपोर्ट की बातें करके एक्सपोर्ट वाले को देते हुए तो कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट बढ़ता नहीं है जिस तरह बढ़ना चाहिए। हफीज शेख हर जगह पे ये कहता है कि गुज़श्ता 5 साल में एक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। अब वो इसके पास कहां से आया? अगर रिकॉर्ड होगा तो बातें कर रहा है ना, अगर वो रिकॉर्ड नहीं होता तो इस तरह तो नहीं बात कर सकता। पॉइंट मेरा कहने का क्या, देखे हम ये डिटेलों में जाते हैं ना कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस वक्त सारी चीजें बेकार है। इस वक्त जो हालात है वो हालात है करेक्टिव मेजर्स के। और अब मैं बातें कर लूं टेक्सटाइल की कर लूं या ये गंदम की कर लूं, रेटों की कर लूं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कि इस वक्त हर चीज वो कहते हैं ना, वो हेफाजत के लिए तरीके से खराब हुई है। प्राइसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं, डॉलर भी रुपया मार खा रहा है, इसीलिए हर तरफ से मार पड़ रही है। और मुझे तो अल्लाह ना करे ये खतरा लगता है कि अगर ये कोविड गया नहीं और इसी तरह नुकसान चलते रहे तो बहुत जल्दी बहुत सारी इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी और बहुत सारे कारोबार बंद हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कारोबार है जो 4-4 महीने से बंद पड़े हुए हैं, तो उनको कौन संभालेगा, कहां से संभालेगा, वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो ठीक है पॉइंट मेरा कहने का क्या है, जी। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि गवर्नमेंट को रियलाइज करना है कि भाई अब करेक्शन कैसे करें। ये जिस तरह जो कर रहे हैं ये तो नॉर्मल कर रहे हैं, इनके हिसाब से कोविड है नहीं, ये ठीक तो है अपने हिसाब से फर्स्ट क्लास चला रहे हैं। ठीक और है हालांकि जीडीपी देखो माइनस हो गई, जी हाँ, अब अभी मैं माइनस आता हूँ कितनी हो सिराज गई ये कासिम भी तेली सोचो। साहब। इसमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ IMF है, एक FATF है। कंडीशंस जो हैं वो दोनों तरफ से इस नौइयत की हैं कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो इक्तिसादी सरगर्मी है उसको एक ज़िक भी पहुँच रही है, और उसके नतीजे में जो शकूक व शुबहात हैं वो मज़ीद गहरे हो रहे हैं, और एतमाद जो है उसको भी झटका पहुंच रहा है, ख़ास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी के अंदर। आप क्या समझते हैं कि ये दो अनासर जो हैं ये भी पाकिस्तान की मईशत के अंदर मनफी रुझान को फ़रोग देने में कितना बायस बन रहे हैं? आप कौन से दो कह रहे हैं? FATF और दूसरा क्या कहा आपने? IMF। जी बिल्कुल। देखें जी, IMF तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो पोजीशन है हमारी, जब हमने प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम किया है मैंने IMF का, तो हर ट्रेंच के ऊपर उसका सर्वे होता है, हर 3 महीने के बाद मीटिंग होती है। आज हमारी पोजीशन ये है
कि हम आईएमएफ से डायरेक्ट भी बात करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो गया, इसको ऐसे टैकल करना चाहिए। जैसा भी कोविड के सर्कमस्टांसेस में हमने बड़ी बात की कि जो ने ये इसको आप इस सेल्स टैक्स की पेमेंट्स को आप डेफर कर दो, इसलिए कि हमें एक्सपोर्ट की पेमेंट आ नहीं रही है। जो जिनको हमने 90 दिन का उधार बेचा था वो कह रहे हैं कि 180 दिन कर दो। तो ये तो बिल्कुल इस वक्त जो पोजीशन है, हम आईएमएफ की वजह से बहुत सारे इकदाम जो गवर्नमेंट सिंसियरली करना चाहती है वो इस प्रोग्राम की वजह से हम नहीं कर पा रहे। हालांकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, इसको आईएमएफ को इसके लिए अलाउ करना चाहिए, इसके लिए रूम देना चाहिए। यानी ये हुआ कि 100 रुपए मेरे तो फंस गए आपके मेरे बायर के पास और 17 रुपए गवर्नमेंट के पास फंस गए। तो ये समझ ये बात को नहीं रहे कि अगर हम आज अब इसको देने जाएंगे और अगले 3 महीने अगर मैं देता हूं तो मेरा पूरा कैपिटल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये हमने उनको बड़ी रिक्वेस्ट की है, उसकी पे वो बात मानते नहीं है। एक तो बात आईएमएफ की है कि आईएमएफ की वजह से इकदाम की इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है वो हम नहीं कर पाते। जहां तक एफएटीएफ है, देखिए एफएटीएफ एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसके अंदर इंडियन पॉलिसी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और हमको ये समझना चाहिए कि एफएटीएफ जो है ना हमारे लिए एक जो है ना वो एक स्पैनर है हमारी प्रोग्रेस में भी और इंटरनेशनल रेपुटेशन में भी। जब आप ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं, या तो ग्रे से ब्लैक में चले जाएंगे और ग्रे में रह जाएं। अब हमारी सूरत हाल ये हो गई है पाकिस्तानियों की कि हमको होना चाहिए व्हाइट लिस्ट। हम ग्रे लिस्ट में जब रिटेन कर जाते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये सारे छोटे ममालिक को और खासकर मुस्लिम ममालिक को जो है ना ये इस तरह से ये एक टूल है एफएटीएफ जिससे जो है डील करते हैं। हमने अपने मामलात को जरूर ठीक करना है। एफएटीएफ के हवाले से कोई 27 किस्म के जो है उन्होंने कवानीन तो जो है वजह किए हैं और कई कवानीन अभी वजह करने बाकी हैं। उन तमाम को देखने के बाद अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली आपकी बात ठीक है, एफएटीएफ भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसको रिजॉल्व किसने करना है? इसको रिजॉल्व हमारी फॉरेन पॉलिसी से करना है। इसको रिजॉल्व किसने करना है? हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जिद्दत लाके उनको समझा के कि हम उसके अंदर नहीं है, हमको आप चांस दे। देखिए आप मैं आपको मिसाल मोटी सी देता हूं। मैं अब एक और जी जुबैर मोदी वाला साहब मैं आता हूं। एक मिनट जीएसपी प्लस की आप बात सुन लें। जीएसपी प्लस जो है ना उसकी वजह से हमारा यूरोप जो है ना वो हमारा लार्जेस्ट बायर बन गया, सिर्फ एक जीएसपी प्लस हमें मिलने की वजह से। पहले यूएस था। तो अगर इस तरह की मुराद अगर दुनिया हमें दे तो हम प्रूव कर सकते हैं कि वी आर सेकंड टू नन। ठीक। अब इसमें अनीस मजीद साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है महंगाई की वजूहात जो हैं उनमें से दरामद कुनिंदा होना भी है, लेकिन ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है सर, ये आप लोगों के एंड पे भी तो लिल्ला माशाल्लाह है ना कि होर्डिंग कर लो, उसके बाद जैसे ही सप्लाई एंड डिमांड का फ़र्क आया कीमत बढ़ाओ और माल निकालो। जी इसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप बात को समझें, होल्डिंग और स्टॉक्स में बड़ा फ़र्क है। आप ये देखिए कि गंदम की भी एक क्रॉप होती है पूरे साल में और वो पूरा साल 12 महीने वो क्रॉप चलती है, एक क्रॉप। इसी तरह गन्ने की भी एक क्रॉप होती है और वो चीनी 4 महीनों में बन जाती है, वो पूरा 12 महीने चलती है। ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं स्टॉक होता है और वो स्टॉकिस्ट रखते हैं। इसमें गवर्नमेंट की ताकत भी नहीं है कि वो रख सके, ना मिलर्स की ताकत है, ना और कोई इसको रख सकता है। तो इसकी प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए कि ये जो 12 महीने आपका माल चलता है, अगर आपकी क्रॉप निकले और सारा माल आपकी मार्केट में आ जाए तो वो तो पानी के भाव हो जाएगा। हम एक रोटी की 2 रोटी तो खा नहीं सकते, तो ये माल आपका बिल्कुल पानी हो जाएगा। तो ये स्टॉकिस्ट जो माल रखते हैं उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए और उनको मैं समझता हूँ मराद देनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर स्टॉक करें और वक्त पे माल निकालें। अभी भी इनको पता है कि माल कहाँ पड़ा हुआ है, जो ग्राउंड पे लोग हैं। अनीस मजीद साहब, अगर ये आप एक सहूलत मुयस्सर है तो कोई खुदा का खौफ भी तो चीज़ होती है ना कि वो बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल खुदा का खौफ चीज़ होती है, यही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको यही मेरी बात बताने का मकसद है कि ना कराची में कोई स्टॉक्स पड़े हुए हैं, ना यहाँ कोई खुदा के खौफ की कमी है। ये तमाम लोग सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। जब ये क्रॉप निकल रही थी तो यहाँ कराची आने ही नहीं दिया गया, ये सारा पीछे माल गया है। और शुगर का तो आपको पता है कि सारा स्टॉक्स कहाँ पड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ कराची में स्टॉक हुआ है तो वो बात आप मतलब समझ के करें तो आपको पता चलेगा। कुछ आप फैक्ट्स एंड फिगर्स लें और ये बात ऐसी कोई ढकी छुपी नहीं है। गवर्नमेंट के लोगों को भी पता है, जो ग्राउंड पे वहाँ लोग होते हैं उनको भी पता है, फार्मर्स को भी पता है उन्होंने किनको माल बेचा है और किस तरह बेचा है। अब ये लोग इसको डराते हैं कि हम छापे मारेंगे, पकड़ेंगे। हो सकता है कि इस वजह से वो माल नहीं डरा। और अभी मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि माल तो मार्केट में अवेलेबल है। नहीं, गुजारिश ये है कि इस मुल्क की चीनी को 24 लोग जो है वो कंट्रोल करते हैं
और वो 24 जो हैं वो ज़ाहिर है मार्केट के साथ मिले हुए हैं। अब अगर चीनी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी पैदावार है, गंदम हमारी ज़रूरत के मुताबिक है, बाकी जो चीज़ें हैं, आटा अगर है वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक है, तो ये कौन सी मतलब सूरत हाल है? ये कोई मैथमेटिक्स समझा दे कि किल्लत भी है, महंगाई भी ढज करके 4 दिनों में चीनी जो है वो 10 रुपये महंगी हो जाती है, ये कौन सा फ़लसफ़ा है? ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, कितनी प्रोडक्शन हुई है वो आपके सामने है, कहाँ माल पड़ा हुआ है वो भी आपके सामने में, ऐसी कोई भी छुपी हुई बात नहीं है जो आप और हमें पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये मैनेजमेंट है। कासिम साहब कह रहे हैं कि ये शायद जान करके हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है और पाकिस्तानियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं तो अभी इस साल की तो फिक्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगले साल देख रहा हूँ कि अगर इन्होंने गन्ने की पॉलिसी ना बनाई, शुगर की पॉलिसी ना बनाई, तो इस साल से भी बुरा हाल होगा। और गंदम की भी अगर इन्होंने फार्मर्स के लिए पॉलिसी ना बनाई और मिलर्स के लिए गंदम की पॉलिसी ना बनाई अगले साल के लिए, जो कि अभी से शुरू करनी है, अगर वो नहीं की गई तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट ईयर भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और ये पॉलिसी बहुत लाजमी बननी है। हमारे पास गन्ने की भी इतनी, अगर हम सोइंग करें तो हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है। गंदम की भी हम सोइंग करें और मॉडर्न मेथड के साथ करें तो उसकी भी हमारे पास सोइंग बढ़ सकती है। और सोइंग बढ़ने के बाद जब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होती है उस वक्त भी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे पास साइलोज़ की कमी है, हमारे मुल्क में साइलोज़ नहीं है जो कि बड़ी कैपेसिटी में हम स्टोर कर सकते हैं और 2-3 साल के लिए हम बफर स्टॉक रख सकते हैं। और ये माल जैसे अगर यहाँ पड़ा होता है, आप देखते हैं कि बारिश में ख़राब हो जाता है, चोरी हो जाता है। अगर आप प्रॉपर स्टॉक्स करें तो आपको ये सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। ये स्टेक होल्डर से बात करें और अगर सिंसियरिटी हो तो ये मसाइल कोई मसाइल नहीं है। जब आपके पास मजीद साहब मैं आता हूं, मसला कैसे होगा? अब सिराज कासिम तेली साहब ज़रा थोड़ा सा आप फरमाएं कि अनीस मजीद साहब कह रहे हैं कि सब कुछ पता है, मिसमैनेजमेंट नहीं है, इसके एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना लें। मुझे तो लगता है सारे इसमें मिले हुए। मैं इस बात पे आने से पहले एक बात IMF की कह देना चाहता हूँ। देखिए ये है फोर्स मेजर, सारी दुनिया में ये होता है। फोर्स मेजर है, ये कोविड का किसी को पता नहीं था और सारी दुनिया में IMF, वर्ल्ड बैंक, G20 रिलीफ दे रहे हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान में भी इन्होंने बहुत सी पेमेंटें आगे पीछे की है, डेफर किया है। मगर ये हमारी हुकूमत की कमजोरी है कि IMF को कहे कि ये फोर्स मेजर है, 3 साल बाद पेमेंट करेंगे और अपना मुल्क बचाए, अपने लोगों को बचाए। ये नहीं कर रहे। बहुत सारे मुल्क IMF से रिलीफ ले चुके हैं और IMF को देना पड़ेगा। G20 ने भी आगे कर दिया है। तो ये देखो, पॉइंट कहने का ये है नदीम साहब कि ये नाइली हमारी मुल्क के लोगों की है। ये IMF वगैरह की नहीं है। वो उनको तो बोलो तो देंगे ना। आप उसको बोलते हो कि भाई कर्जा और दे दो, तो गाड़ी कहां से चलेगी? एक बात। दूसरी बात, ये जो बातें है ना कमोडिटीज की, देखें कमोडिटीज में हमेशा खेल होता है। ये कोई क्या माने या ना माने, हर लेवल पे हर लोग करते हैं। मगर पहले इतना हैवी नहीं होता था, इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था और इतने बड़े रेट्स नहीं होते थे, तो शोर नहीं होता था, या होता था तो कम होता था। ये बात आपकी सही है कि इसमें बहुत सा, जैसा चीनी में कार्टेल बना हुआ है और एक मिली भगत होती है, इसी तरह गंदम में भी है और इसी तरह ये कमोडिटीज में होता है, मगर एक रीजनेबल लिमिट तक होता है। अब ये इस वक्त जो ज्यादा शोर हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वो रीजनेबल लिमिट चली गई है। लोगों ने माल बनाने के, वो कहते हैं ना, ज्यादा एक किस्म का, वो कहते हैं ना, पेट नहीं भरता तो लोग बढ़ाते करते जाते हैं। ये देखो हमारे मुल्क में, कहने को तो हम मुसलमान हैं, मगर यहाँ पे जिसको मौका मिलता है वो लूट मार के पड़ जाता है। आप दवाई की दुनिया में चले जाओ, दवाई का भाव महंगा कर देते हैं इस हालात में। यहाँ पे वो सैनिटाइजर महंगे कर देते हैं, यहाँ पे वो अपने मास्क महंगे कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई ये चीज 10 रुपए की है, आप 20 की बेच रहे थे, आप 100 की बेच रहे हो। तो ठीक है, ये मैं आता हूँ सिराज कासिम तेली साहब का मसला है। जी, मैं आता हूँ। ज़ुबैर मोती वाला साहब ये फरमाइएगा कि क्या सिर्फ तामीराती इंडस्ट्री को एक 4 महीने की विंडो दे देने से, मतलब अगस्त शुरू हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका मुआहदा है।
ये इससे पाकिस्तान की मईशत रिवाइव हो जाएगी जो वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि जो इनको किसी ने जो बताया है वो ठीक भी बताया है कि कंस्ट्रक्शन की जब इंडस्ट्री चलती है तो 72 डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज जो है ना उसके साथ चलती हैं। ये भी बात ठीक है, अगर उससे और इससे इकोनॉमी चल भी सकती है। लेकिन आई टोटली एग्री कि 4 महीने में ऐसा कोई अफलातून हो जाने वाला नहीं है, और इससे और सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ये सब कुछ हो नहीं जाएगा। अब मुझे एक बात बताए ना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब क्या है? ये फ्लैट्स की तामीर होगी। फ्लैट कौन खरीदा और सबसे ज्यादा फ्लैट कौन से बिकते हैं? जो छोटे लोग खरीदते हैं। छोटे लोगों के पास जब पैसा आएगा, जब जब आपकी मार्केट्स फंक्शन करेंगी, जब आपके पास कमाई होगी, तो आदमी सोचेगा कि मैं मकान लूं। न चुप जाके वो अपना वो खाना पीना बंद करके मकान तो नहीं ले लेगा, चाहे जितने भी सस्ते हो जाएं। आखिरी 1 मिनट है। अनीस मजीद साहब, अगले साल महंगाई की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूँ अगर पॉलिसीज़ ठीक बन जाएं और ये लोग तवज्जो दे दें प्रॉपर, अगले साल की पॉलिसी अभी से बना ली जाए तो फिर कंट्रोल हो सकता है। अभी जो है हम इस साल की तो फ़िक्र कर रहे हैं, लेकिन जो असल तरीक़ाकार ये होता है कि हम अगले साल की पॉलिसी प्रॉपर बनाएं ताकि एक प्रोडक्शन भी हमारी बढ़े और उसको हम संभाल सकें और उसका जो माल भी है वो भी हम बना सकें, ताकि ये कि सबको पता हो, फार्मर्स को भी पता हो और मिलर्स को भी पता हो कि क्या आगे होने वाला है। और मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सिराज कासिम तेली साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया अनीस मजीद साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।